कैसे हैं आप लोग? ठीक। तो आज हम शुरू करते हैं अपनी क्लास जिसका नाम है प्रस्तावना। और प्रस्तावना आज हम समझेंगे। इससे पहली क्लासों में हमने समझ लिया था कि एक पहचान पत्र है, इसे समझ लिया था। आज हम शुरुआत करते हैं कि प्रस्तावना में जितने भी शब्द हैं उनके अर्थ का मतलब क्या होता है। देखिए, जब भी आपको भारतीय संविधान पढ़ना हो और पढ़ने का आपको पूरा अगर समय ना हो तो आप एक काम कर सकते हैं कि प्रस्तावना पढ़ के समझ सकते हैं कि हमारे जितने भी संविधान बनाने वाले जो सदस्य थे उनका क्या उद्देश्य रहा होगा। तो इसी में हम जान लेते हैं कि जो संविधान है उसे एक आईडी कार्ड कहते हैं। संविधान की प्रस्तावना का क्या है? प्रस्तावना जो है संविधान का क्या है? एक आईडी कार्ड है, परिचय पत्र है। ठीक है। अब प्रस्तावना के कुछ 4 मूल तत्व हैं। क्या है? 4 मूल तत्व हैं। इनमें क्या है? संविधान का जो प्राधिकार है, क्या है? संविधान का प्राधिकार मतलब संविधान को अधिकार जो मिलता है, जो प्राधिकार मिलता है, किससे मिलता है? हम भारत के लोगों से। किससे मिलता है? हम भारत के लोग। जो हम भारत के लोग हैं इससे क्या मिलता है? जो संविधान को अधिकार मिलता है। ठीक है। अब भारत के लोग का मतलब क्या है कि जो भारत का जो संविधान है ना उसमें जनता सर्वोच्च है। क्या है? उसमें जनता सर्वोच्च है। अब जनता अगर सर्वोच्च है तो सारे कर्म जो होंगे वो जनता के हिसाब से होंगे। अगला चीज है कि जो भारत राज्य की प्रकृति जो है, क्या प्रकृति, वो कैसी है? संप्रभु है। तो ये तो हो गया नंबर 1। जो प्रकृति है, प्रकृति क्या है? जो प्रकृति है, प्रकृति कैसी है इसकी? समाजवादी है, संप्रभु है, और क्या है? संप्रभु, समाजवादी, अखंड, अखंडता और पंथ निरपेक्ष। अब एक एक शब्दों का हम मतलब समझ लेते हैं। चलिए तीसरा समझ लेते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है न्याय व्यवस्था की स्थापना। क्या जरूरी है? न्याय व्यवस्था की स्थापना, स्वतंत्रता की स्थापना, बंधुत्व की भावना, ये इसका उद्देश्य है। ये सब बढ़ाने। और अगला चीज जो है वो अपनाने की तिथि है। क्या है? अपनाने की तिथि। अपनाने की तिथि इसकी क्या है? 26 1949। ठीक है। 26 नवंबर 1949 को हमने क्या कर लिया? इसे अपना लिया। अब हम एक चीज करते हैं कि एक एक करके एक एक शब्द को अच्छे से समझते हैं। ठीक। संप्रभु। पहला क्या है? संप्रभु। भारत से शुरू होता है तो हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, क्या? प्रभुत्व संपन्न। अब प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि हम भारत को एक ऐसा राज्य बनाना चाहते हैं जो आंतरिक और बाह्य रूप से, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों रूप से कैसा हो? स्वतंत्र हो। ठीक है। हम ऐसा राज्य बनाने की अपेक्षा रखते हैं। अब ऐसा राज्य बनाने की अपेक्षा थी तो हमने बनाई। अब इसका एग्जाम्पल कुछ समझ लीजिए। अभी हाल ही में हमारे यहाँ पहलगाम में कुछ आतंकी अटैक हुए थे। उसके बिहाफ पे हमने क्या कहा कि हम अटैक करेंगे। दुनिया कह रही थी कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई हित कह रहा था, कोई अनहित कह रहा था। कोई कह रहा था कि इससे भारत बहुत पीछे चला जाएगा, कोई कह रहा था कि नहीं यही सही समय है पाकिस्तान को समझाने का। फिलहाल हमको जो समझ में आया हमने वही किया। हमको लगा तो हमने ऑपरेशन सिंदूर किया। इसमें किसी का कोई दबाव नहीं चलेगा। जब हम युद्ध की शुरुआत होने की थी हमने सीज फायर किया। ठीक है, मान लिया कि सीज फायर करेंगे।
लोगों ने कहा कि ट्रम्प के कहने पे देखो भाई सिंपल सी बात है कि हम संप्रभु हैं, स्वतंत्र हैं, तो हम अपने हिसाब से सब कुछ करेंगे। जैसे इससे पहले हमने बांग्लादेश से एक समझौता किया था, बांग्लादेश को कुछ भूमि हमने दी थी, जो अपना संशोधन अधिनियम 100वां जो अपना है संविधान संशोधन अधिनियम, उसके तहत हमने क्या किया कि बांग्लादेश को यहां से कुछ भूमि दी और उनकी कुछ भूमि ले ली, बॉर्डर एरिया का कोई डिस्प्यूट था उसको सुलझाने के लिए। तो ये हम कब कर पा रहे हैं? जब हम किसी आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से स्वतंत्र हैं, संप्रभु हैं। समझ पा रहे हैं? ठीक है। अगला जो शब्द है वो है समाजवादी। क्या है? समाजवादी। समाजवादी का यह अर्थ है कि जनता का कल्याण। क्या अर्थ है? जनता का कल्याण। अगला क्या है? मानवहित, मतलब, और अगला क्या है? समता। देखिए, समता, मानवहित और क्या? कल्याण। किसका कल्याण? मानव कल्याण। ठीक। अब मानवहित, मानव कल्याण और समता। अब समता क्या है? आगे चलकर आर्टिकल 14 जब हम पढ़ेंगे तो हम समता समानता वहां अच्छे से पढ़ेंगे। अभी हम इतना जान लेते हैं कि समानता वो चीज है कि हर व्यक्ति को, जैसे भारत में हर व्यक्ति बराबर है, सबके वोट का मूल्य एक ही है, तो इसीलिए हमारा देश कैसा है? समानता वाला देश है, सबको बराबर देखता है। समता का मतलब वो है कि जिसको जितनी जरूरत, भाई भारत सरकार अमीरों से धन लेता है टैक्स के रूप में, गरीबियों में बांट देता है, सब्सिडी के रूप में, पीडीएस सिस्टम में, अनाज के रूप में हम लोग बांट देते हैं। ठीक है, भारत सरकार क्या करता है? तो ये समता का प्रतीक है, मतलब जिसको जितनी जरूरत पड़े उसको उतना देना। ठीक है, समानता मतलब सबको बराबर रूप से देना। समझ पा रहे हैं? इतनी सी बात है। अब आपको क्या करना है, जो पश्चिम का जो या और जो देशों का समाजवाद है वो हमारे समाजवाद जैसा नहीं है। हमारा समाजवाद जो है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है। हम लोग ये देखते हैं कि हमारे लोकतंत्र में जनता के हित में क्या है हम वो कार्य करेंगे। जरूरी नहीं है कि उसमें सरकार का हित या कुछ और हित छुपा हुआ। ऐसा जरूरी नहीं है कि सरकार के, जैसे आप ऐसा समझ लीजिए कि जब हम आर्टिकल 19 पढ़ते हैं तो हम एक चीज और उसको पढ़ते हैं कि भाई हमारा जब कोई छुआछूत हमसे करेगा तो चाहे कोई प्राइवेट करे, चाहे कोई गवर्नमेंट करे, चाहे कोई निजी संस्था करे, चाहे कोई सरकारी संस्था करे, हम सब पे केस कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं? समाजवाद का मतलब तो इकोनॉमी में क्या समझते हैं कि समाजवाद का वो मतलब कि जहां सारा कुछ सरकार देखे, ये समझते हैं। अगला चीज क्या समझते हैं? अगली बात ये समझते हैं कि जो निजी है, क्या है? निजी, प्राइवेटाइजेशन जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, मतलब हम समाजवाद पढ़ रहे थे, ठीक है, पूंजीवाद उसी में पढ़ा हमने। तो पूंजीवाद में क्या था कि पूंजीवाद में सब कुछ निजी हो, प्राइवेट हो। समझ पा रहे हैं? अब मैटर ये है कि यहाँ पे वो वाली बात नहीं है, यहाँ पे है लोकतांत्रिक समाजवाद, मतलब जनता का हित, जो हाशिए पे खड़ा व्यक्ति है उसका हित जहां तक आएगा हम लोग वो बात करेंगे, भारत सरकार उसके लिए कदम उठाएगी। समझ पा रहे हैं? लोकतांत्रिक समाजवाद। अगला है पंथ निरपेक्ष। क्या है? पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष का जो शब्द आया है वो हमारा आया है जब 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, तो वहां से आया है। ठीक, वहां से हमने लिया है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष से पहले हम धर्म निरपेक्ष की बातें भी करते हैं। इसकी बात है धर्म निरपेक्ष। तो हमने धर्म का जो मतलब है वो थोड़ा सा संकीर्ण समझा। हमने समझा कि हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, यहूदी, पारसी, क्रिश्चियन, मुस्लिम, ये लोग जो हैं ये धर्म है। लेकिन एक बात और भी है कि जो धर्म है ना, तो धर्म के अंदर भी तो कुछ चीजें होती हैं। जैसे जैसे आपका अगर धर्म हिंदू है तो हिंदू में कुछ लोग माँ देवी की उपासना करने वाले हैं, कुछ विष्णु की उपासना करने वाले हैं, कुछ भगवान शिव की उपासना करने वाले हैं, कुछ भगवान राम की उपासना करने वाले हैं। उपासना करने वाले भी तो अलग अलग हैं, सबकी विचारधाराएं अलग हैं। अगर हम बौद्ध को देखें तो हम देखते हैं हीनयान, महायान, वज्रयान, नवयान, हम लोग ऐसी भी धाराएं देखते हैं। ऐसे अगर हम जैन को देखें तो श्वेतांबर और दिगंबर देखते हैं।
मतलब एक धर्म के अंदर कई सारे और विचारधाराएं तो हो सकती हैं, तो उसे हम पंथ कहेंगे, पंथ की विचारधारा। इसीलिए हमारा देश क्या है, पंथ निरपेक्ष है। समझ में आई बात? अब एक बात और समझ कि पंथ निरपेक्ष है क्या। पंथ निरपेक्ष का मतलब कि भारत राज्य का, जो भारत जो देश होगा हमारा, उसका कोई धर्म नहीं होगा। बात समझ पा रहे हैं? इसका मतलब है कि राज्य का धर्म नहीं है। हम राज्य का धर्म नहीं है का मतलब ये नहीं है कि राज्य बिल्कुल धर्म से अलग थलग है। राज्य आपके धर्मीय मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसका मतलब ये राज्य का व्यक्तिगत कोई धर्म नहीं है कि राज्य, जैसे मान लीजिए कि भारत का कोई एजेंडा है तो किसी विशेष धर्म की उस पर कुछ आकृति लगी हो या ऐसा कुछ, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, उसमें क्या लगा होगा, उसमें अशोक चिन्ह की लाट लगी होगी। समझ पा रहे हैं? तो दिखाता है ये भारतीय, मतलब भारत राज्य का कोई धर्म नहीं। डन। अब अगली चीजें क्या है, पश्चिम में कुछ ऐसे देश हुए कि जो मानते हैं, क्या मानते हैं कि वो भी धर्म निरपेक्ष है। ठीक है, मतलब उनका भी राज्य से कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ का जो धर्म निरपेक्ष है और उनके यहाँ के धर्म निरपेक्ष है, उसमें बहुत अंतर है। वो अंतर समझ लीजिए। उसमें अंतर यह है कि उनके यहाँ का जो भी धर्म निरपेक्ष है, उनके यहाँ जैसे कोई ट्रस्ट है, ट्रस्ट वाला मामला अगर है, जो धर्म कोई धार्मिक संस्था है उसका कोई ट्रस्ट होगा। अब ट्रस्ट के अंदर किसको प्रवेश देना है, किसको प्रवेश नहीं देना है, ये मुद्दा उनके यहाँ सिर्फ ट्रस्ट का है, ना कि राज्य का। क्योंकि राज्य का कोई धर्म नहीं है, राज्य अपने आप को धर्म से अलग रखती है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ अगर किसी के फंडामेंटल राइट का अगर उल्लंघन होगा तो धर्म सामने, हमारा राज्य भी धर्म सामने आके खड़ा हो जाएगा कि नहीं, आप इनके साथ गलत नहीं कर सकते हैं। हमारा आर्टिकल 25, ठीक है, धर्म को अबाध रूप से मानने की, अंतःकरण से आपको अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता देती है। तो इसीलिए हमारा राज्य जो हमारा है वो आके वहां खड़ा हो जाएगा और वो किसी के क्या है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होने देगा। ठीक है, हमारे यहाँ ऐसे कुछ एग्जाम्पल आए, जैसे शनि शिंगणापुर, वहां पे महिलाओं का प्रवेश वर्जित था। जब वहां पे महिलाओं का प्रवेश वर्जित था तो वहां के ट्रस्ट ने, कुछ लोगों ने धरना रखे, नारे लगाए। ट्रस्ट ने ही कहा कि ठीक है भाई, हम प्रवेश देते हैं, और समय के साथ प्रवेश मिल गया। लेकिन एक मुद्दा और आया था, अयप्पा मंदिर, सबरीमाला। अयप्पा मंदिर के लोगों का मानना था कि जो हमारे भगवान अयप्पा हैं वो क्या है, वो बाल ब्रह्मचारी हैं। अगर अयप्पा बाल ब्रह्मचारी हैं तो किसी महिला को उनके गर्भगृह में, उस महिला को जो 10 से 50 साल की आयु रखती है, उसको वहां जाना क्या हो गया, उसे अच्छा नहीं माना गया कि वहां आपको जाना वर्जित होगा। अब अगली चीजें क्या है कि सबसे बड़ी चीज जो निकल के आई है वो ये है कि हमारे कुछ समय बाद हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि देखो, 2018 का मामला आई थिंक था, उसने कहा सर्वोच्च न्यायालय ने कि आपको अनुमति देनी पड़ेगी। क्यों? ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं चलेगा, लैंगिक असमानता नहीं चलेगी। लिंग के आधार पर आप किसी को, क्योंकि आर्टिकल 15 तो यही कहता है ना, लिंग के आधार पर किसी को आप रोक नहीं सकते हो कोई चीज के। ठीक है, तो लिंग के आधार पर आप नहीं कह सकते हो कि हम अंदर जाने का वर्जित करें। ठीक है, और ऐसा हुआ। इससे क्या सीख मिलती है हमको कि हमारे यहाँ का जो राज्य है, राज्य का धर्म नहीं है, लेकिन राज्य को अगर जरूरी लगेगा तो धर्म में हस्तक्षेप करेगा। ठीक है, अगली चीज, लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक लोकतंत्र का मतलब है कि ये सिंपल सी बात है, संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है। किस पे? संप्रभुता। लोकतंत्र में सरकार बनने की सबसे जो मतलब मूलभूत इकाई है वो ये है कि वो राष्ट्र संप्रभु होना चाहिए। ठीक है, उसी के सिद्धांत पर आधारित है। संप्रभु आप समझ ही गए हैं अभी, आंतरिक और बाह्य रूप से। ठीक, ऐसा है। एक चीज और है, इनमें जो सरकार होता है ना, किसका होता है, इसमें सर्वोच्च शक्ति जनता में नहीं होती है। किसमें? जो ठीक, सर्वोच्च शक्ति किसमें निहित होती है? जनता में निहित होती है। समझ पा रहे हैं? ठीक। अगली चीज क्या है कि ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के लोकतंत्र हो सकते हैं। पहला तो ये कि जैसे हमारे यहाँ हम लोग सांसदों को वोट करते हैं,
सांसद जाके प्रधानमंत्री चुन लेते हैं। तो ये क्या हुआ, प्रधानमंत्री जी ठीक है जनता द्वारा चुने गए हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से। कैसे? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक अच्छा उदाहरण है। हमारे यहाँ जो लोकल निकाय हैं, जिससे आप क्या ग्राम पंचायत कहते हो, जिससे आप नगर पालिका कहते हो, नगर पंचायत कहते हो, वहां का जो अध्यक्ष होगा, चाहे ग्राम सभा का अध्यक्ष चाहे नगर पंचायत का अध्यक्ष, दोनों जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं। हम सीधे उनको वोट करते हैं, उसमें बीच में कोई नहीं होता है कि हम उसको वोट करेंगे वो जाके उनको चुनेगा। ठीक है, तो ये कैसा है, ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। तो दो टाइप के लोकतंत्र, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। अगली चीज क्या है, जैसे एक और है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण अगर सबसे अच्छा कोई देश का माना जाता है तो स्विट्जरलैंड को माना जाता है। स्विट्जरलैंड की पूरी जनता मिलके वोट करती है। उनके यहाँ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उनके जो राष्ट्राध्यक्ष, जो सरकार के अध्यक्ष जो उनके हैं, उनको कौन वोट करेगा, पूरी जनता वोट करती है। उसके पीछे भी रीजन है, उनका देश अभी छोटा है, जनसंख्या उनकी कम है, लोग अवेयर हैं, शिक्षित हैं, समझदार हैं, लोग वोट कर रहे हैं। हमारे यहाँ जैसे उनके यहाँ भी होता है कि अगर संविधान संशोधन भी करना है तो उनकी जनता वोट करती है, उस पर सबके मत लगते हैं। हमारे यहाँ अगर ऐसा हो तो आप बताओ हो पाएगा? हमारे तो लोग अभी समझदार ही नहीं है, अवेयर ही नहीं है। हो जाएंगे, समय लगेगा, हमारी भी जनता अवेयर हो रही है, समझदार हो रही है, शिक्षित हो रही है, समय के साथ हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं है। ठीक, लोकतंत्र की थोड़ा एक चीज और समझ लेते हैं। लोकतंत्र और गणतंत्र, ठीक, दो चीज आप बेसिक दिमाग में रख लीजिए कि एक होता है सरकार का प्रमुख, एक होता है देश का प्रमुख। सरकार का प्रमुख और देश का प्रमुख लगभग हर देश में पाए जाते हैं। सरकार का प्रमुख हो सकता है किसी देश में अलग हो और देश का प्रमुख अलग हो सकता है एक ही हो। हमारे यहाँ जो देश का प्रमुख है उसे हम कहते हैं राष्ट्रपति। हमारे यहाँ जो सरकार का प्रमुख है वो होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक, जैसे अमेरिका में देश के प्रमुख और सरकार के प्रमुख दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं, वो है राष्ट्रपति। वहीं ब्रिटेन में सरकार के प्रमुख तो कौन, प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन देश के प्रमुख उनके राजा या रानी होते हैं। जैसे आई थिंक अभी चार्ल्स तृतीय उनके राजा हैं, वो अभी उनके प्रमुख हैं। ठीक, बात समझ पा रहे हैं? अब मूलतः ये समझ लीजिए कि गणतंत्र और लोकतंत्र में जो बेसिक अंतर है वो क्या है। लोकतंत्र, जब ये किसका सरकार है, सरकार का प्रमुख चुना जाएगा, तो सुनिए, जब सरकार का प्रमुख, किसका, सरकार का प्रमुख जनता द्वारा कुछ समय के लिए चुन कर आए तो हम कहेंगे कि वो देश लोकतंत्र है। जब देश का प्रमुख जनता द्वारा कुछ निश्चित समय के लिए चुन के आए तो हम कहेंगे वो गणतंत्र है। समझ पा रहे हैं? जब सरकार का प्रमुख आएगा तो हम कह देंगे लोकतंत्र, जब देश का प्रमुख चुन के आएगा जनता द्वारा हम कह देंगे गणतंत्र। ठीक, समझ में आ गया गणतंत्र लोकतंत्र। अगला चीज है न्याय। क्या है? न्याय। जो हमारे संविधान निर्माता हैं उन्होंने प्रस्तावना के माध्यम से यह भी बताया कि हम कुछ तरह का न्याय देना चाहते हैं लोगों को। न्याय कैसा न्याय? सामाजिक न्याय। आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। ठीक, कौन कौन सा न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, सामाजिक समझ लेते हैं थोड़ा। देखो, ये जो होता है सामाजिक से नाम ही कंफर्म है, समाज। समाज के प्रति को लोगों को न्याय चाहिए। और न्याय कैसा हो सकता है? अभी मैंने बताया तो लिंग वाला हो सकता है, ठीक है, छुआछूत हो सकता है, समाज में फैलेगा। और क्या हो सकता है? नस्ल, जाति, यही सब तो हो सकता है।
इन सब आधारों पर कोई क्या नहीं करेगा, कोई विभेद नहीं करेगा। जनता भी नहीं करेगी, राज्य भी नहीं करेगा। राज्य ये नहीं कहेगा कि आप उस विशेष जाति से हो, ठीक है, तो आपको यहां पर अनुमति नहीं है आने की। ठीक, अलग बात है, बाद में हम समझेंगे कि कुछ जगह पर क्या होता है। बट जैसे मतलब जैसे आप समझ सकते हैं कि कुछ विशेष लोगों को तो हर जगह जाने की अनुमति मिल जाती है, वो विशेष कारणों पे हैं, विशेष पद पे बैठे हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एक आम नागरिक को और एक राज्य के जो नागरिक है, राज्य का अधिकारी है, उसमें दोनों विभेद हो सकता है, क्योंकि भाई उसके अलग काम है, इसके अलग काम है। लेकिन ये कहो कि राज्य के अधिकारी और राज्य के अधिकारी में अंतर नहीं होगा, आर्टिकल जब हम 14 पढ़ेंगे अच्छे समझेंगे। ठीक, तो जाति, रंग, नस्ल, लिंग, इन सब आधारों पर क्या नहीं करेगा, कोई भेदभाव नहीं करेगा। इसके लिए हमको क्या चाहिए, न्याय। ठीक है, अगला न्याय जो हमारा है वो आर्थिक है। मतलब इस समाज में कोई ऐसा वर्ग नहीं होगा जो विशेष अधिकार प्राप्त हो, राजा महाराजा, है ना, कि हम आए हैं एलिट क्लास, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होगा। राज्य ऐसा नहीं मानेगा कि कोई व्यक्ति जन्म से या कर्म से, अपने जैसे भी है, कर्म से तो इंसान कुछ भी हो सकता है, जन्म से, क्योंकि अगर आप योग्यता अच्छे रखते हैं तो आप अच्छे पद में जाएंगे, अच्छी जगह पे बैठेंगे। लेकिन जन्म से ये कोई विशेषाधिकार ऐसा नहीं है आपके पास कि जिससे आप विशेष हो जाए। समझ पा रहे हैं? ठीक, ये क्या आर्थिक लेवल। और सरकार एक काम करेगी कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो हमारी आर्थिक स्थिति किसी की बहुत दयनीय हो जाए, कोई बहुत अमीर हो जाए, तो दोनों में थोड़ा सामंजस्य बनाने का समय समय पर काम करेगी। और यही वो कारण है कि पहले क्या करती है सरकार, सरकार अमीरों से टैक्स अच्छा वसूलती है और फिर गरीबों को सब्सिडी देती है। ठीक है, आपको उज्ज्वला योजना मिलता होगा, उजाला योजना, जितनी भी योजनाएं आप देख पा रहे हैं, अभी के इंदिरा जी ने चलाया था अपने समय में योजनाएं, अभी उसके बाद राजीव जी ने चलाई, अटल जी ने चलाई, मोदी चला रहे हैं, सारे प्रधानमंत्री चलाए, स्टेट के जितने भी मुख्यमंत्री होते हैं सब चलाते हैं समय समय पर। तो कहां से लाते हैं पैसा, यही अमीरों से लेके और गरीबों में बांटना, यही तो एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो ऐसा करेंगे। अगला क्या है, राजनीतिक। राजनीतिक का मतलब है कि सबकी सहभागिता। क्या, सबकी सहभागिता। मतलब हम एक ऐसा राज्य बनाएंगे जिस राज्य में सबकी क्या होगी, सहभागिता होगी। ठीक है, सबकी सहभागिता हो जाएगी। समझ पा रहे हैं? हाँ, सहभागिता कैसी होगी, मतलब पब्लिक कार्यालय हर व्यक्ति के लिए खुले रहेंगे। अगर आप मुख्यमंत्री बनने की योग्यता रखते हैं, ठीक है, विधायक बनने की योग्यता रखते हैं, तो आपका एक विशेष उम्र होना चाहिए, उसकी विशेष एलिजिबिलिटी है वो होनी चाहिए। आप भारत के नागरिक हो, पात्रता सूची में आपका नाम हो, एक विशेष उम्र आप पूरी कर चुके हो, और आप क्या बन जाएंगे, आप कम से कम विधानसभा की सदस्य बनने की योग्यता रखते हैं। आपको चुनाव लड़ने से कोई नहीं रोकेगा। ऐसे ही है, अगर आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं बनिए, क्योंकि भारत है, यहाँ पे आपके पास अगर हैं उसके अनुमोदक आपके पास हैं, ठीक है, प्रस्तावक आपके पास हैं, तो आप जाइए। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं तो आप जाइए राष्ट्रपति का चुनाव दीजिए। ठीक है, तो साइड और क्या है, वोटिंग पावर। जो सर्वोच्च जनता की जो शक्ति है वो वोटिंग पावर में ही तो है। तो जब हम हर व्यक्ति, भारत का हर व्यक्ति ग्राम सभा और कहां का, नगर पंचायत का, अगर वो 18 साल की आयु पूरी कर चुका है और अगर उसकी पात्रता सूची में, मतदाता पात्रता सूची में नाम आ गया है, तो उसका सदस्य हो जाता है। मतलब गांव में अगर कोई व्यक्ति है, अगर उसको मतदाता सूची में उसका नाम है, तो वो क्या है, वो ग्राम सभा का सदस्य है। जानता नहीं है क्योंकि कोई बताता नहीं, वो सदस्य है। समझ पा रहे? उसी सदस्यों में से एक बन के जो चुन के आएगा उसे क्या कहते हैं, अध्यक्ष। जिसे हम गांव में प्रधान कह देते हैं, यूपी में, बिहार में उसे मुखिया कह देते हैं, किसी विशेष राज्य में उसे सरपंच कह देते हैं। समझ पा रहे? ठीक, अगला है स्वतंत्रता। क्या है, स्वतंत्रता। ठीक, ठीक है, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता किस चीज की मिलनी चाहिए हमको, अभिव्यक्ति की। किस चीज की, अभिव्यक्ति। और किसकी, विश्वास, धर्म, उपासना।
विश्वास, धर्म, उपासना, इस सब की हमको क्या मिलनी चाहिए? ठीक, समझ में आई बात? अब देखो अभिव्यक्ति क्या है? अभिव्यक्ति वो है जैसे हम अपनी बातों को अपनी दूसरों को प्रदर्शित करते हैं। इसके बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं। लिखित माध्यम हो सकता है, बिना कुछ बोले भी माध्यम हो सकता है, बोल के भी हो सकता है। अभिव्यक्ति सारे टाइप की हो सकती है, मतलब बोलकर, लिखकर, कुछ अपने भाव भंगिमा से, भाव भंगिमा समझते हैं, आपके चेहरे से, एक्सप्रेशन से ऐसा दे सकते हैं। जैसे या तो मैं आपको सीधा बोल दूं कि मैं आपको पसंद करता हूं या पसंद नहीं करता हूं, ये मेरे आपके बारे में ऐसे विचार है, ठीक है। या तो मैं लिख के दे दूं, वो भी व्यक्ति है। और या तो मैं कुछ ऐसा संकेत दे दूं कि आप समझ जाएं कि अच्छा ये कह रहे हो। जैसे आप मुझसे पूछें, मैं आपसे बोलूं ही ना, मौन रहूं, क्या हो गई? अभिव्यक्ति हो गई। इसका मतलब मैं आपसे नाराज होऊंगा किसी विषय पे, ठीक है। अगली चीज क्या है? अगली चीज ये है कि, और समझ लीजिए अब इसी में, अभी जैसे मैं आऊं, टीका लगा के आ जाऊं, एक विशेष जाति का हो गया। मैं टोपी लगा के आ जाऊं, एक विशेष जाति का हो गया। तब पगड़ी लगा के आ जाऊं, विशेष जाति का हो गया। मूछें और दाढ़ी लंबी कर लूं, वो भी एक जाति है। दाढ़ी बड़ी मूछें छोटी, वो भी एक जाति है ना। मतलब ये भी तो एक तरीके हैं ना हमारे। हमने कहा कुछ नहीं, लेकिन लोगों को लगा। बात समझ में रहा? समझ पा रहे हैं? ये सब एक प्रकार की क्या है? अभिव्यक्ति है। कोई आ रहा है, आप काले कपड़े दिखा रहे हैं, अभी तो देखा, जब कभी कोई राजनेता आते हैं तो वहां पे कहते हैं काले शर्ट पहन के मत जाइए, कोई चीज काला वस्त्र लेके, देखा होगा, बाहर रोका करते हैं लोग, देखा है? कभी गए हैं रैली वेली, कभी रैली में गए होंगे, देखा होगा। किसी भी रैली में आप जाएंगे तो वहां देखेंगे ये चीज कि वो लोग मना करेंगे, वहां के जो पुलिस सिक्योरिटी गार्ड लगे होंगे वो मना करेंगे। क्यों? काले झंडे ना दिखाए लगे आप। काले झंडे का मतलब विरोध प्रदर्शन। मैं क्लास रहा हूँ, आप लोग क्या करें? काले झंडे दिखा दें, इसका मतलब क्या हो गया कि आप लोग मेरे विरोध में? हाँ, करेंगे? नहीं करेंगे? अगली चीज क्या है? हाँ, धर्म। स्वतंत्रता कैसी होनी चाहिए? धर्म की। जैसे मेरा मन है, मैं जिस धर्म को मानूं, है ना, मेरा धर्म ये है, मैं चाहूं तो दूसरे धर्म में चला जाऊं, स्वतंत्र हूं ना मैं। लेकिन क्या जबरन? नहीं। जैसे अगर आदमी मुस्लिम है या हिंदू है, सिख है, ईसाई है, उसका मन करे तो अपने मन से मुस्लिम हिंदू में चला जाए, हिंदू मुस्लिम में चला जाए, सिख बौद्ध में चला जाए, बौद्ध ईसाई में चला जाए, जैसा मन करे वैसा करे। लेकिन ये चीज स्वतंत्रता पूर्वक होनी चाहिए, ना कि किसी की पाबंदी में, ना कि ऐसे कि कोई जबरन आपसे धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकता। आपका मन कर रहा है धर्म परिवर्तन, कर लीजिए, कोई दूसरा नहीं करवाएगा, जबरन नहीं होगा। देन अगली चीज, विश्वास। जिस संस्था के प्रति आपका विश्वास है, ठीक है, आप रखिए, अच्छी बात है। जहां नहीं है मत रखिए। विश्वास आपको किस पे करना है, किस पे नहीं करना है, इसकी स्वतंत्रता भी तो आप पे होनी चाहिए। आप पे होती है, आप किसे विश्वास कर पा रहे हैं, तो विश्वास की हो गई। अगली क्या है? उपासना। उपासना का मतलब होता है ईश्वर के निकट बैठना। क्या होता है? ईश्वर के निकट बैठना, उनके समीप बैठना। इसका उपासना का एक मतलब ये भी होता है। अब मुझे एक बात बताइए, उपासना करने की सबकी रीति अलग अलग होगी, है ना। जैसे आप मंदिर में जा रहे होंगे, तो मंदिर में लोग जाते हैं, आप भगवान शिव के मंदिर गए, आप चाहे पहले जल चढ़ाते हैं, कुछ लोग बाद में बेलपत्र, फूल, जो भी उनको चढ़ाना होता चढ़ाते हैं। कुछ लोग पहले ये सब चढ़ा देते हैं, फिर बाद में जल चढ़ाते हैं। कुछ लोग पहले अच्छे से धुल लेते हैं, फिर जल चढ़ाते हैं, फिर ये सब चढ़ा देते हैं, देखा है। कुछ लोग ऐसे प्रणाम करेंगे, कुछ लोग साष्टांग दंडवत लेट जाएंगे, बिल्कुल ना। कोई ताली बजा बजा के पूजा करता है, कोई बिल्कुल हाथ जोड़ के करता है, ठीक। ये क्या है? ये आपके उपासना करने के रिचुअल्स हैं, तरीके हैं, आपके तरीके हैं। आपका जैसे मन करे आप वैसी उपासना कर सकते हैं, ठीक। बस एक बात हमेशा याद रखो कि आपके जितने अधिकार हैं, सबके पीछे अंकुश लगाने के लिए न्यायपालिका खड़ी है। आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि जिससे दूसरे को क्या हो जाए, क्षति पहुंचे। मैं समझाने के लिए हमेशा एक बात कहता हूं कि आप अपने हाथ में डंडा ले लीजिए, आपका मन है घुमाइए, खूब घुमाइए,
ठीक, लेकिन किसी को लगे ना, ठीक है। तो हमारा जो फंडामेंटल राइट जो है, मूलभूत जो हमारे अधिकार जो हमको मिले हैं, वो वहीं तक मिले हैं जब तक दूसरों को वो हानि नहीं पहुंचाते हैं। जैसे आपको धर्म में आपकी रुचि है, आप अगरबत्ती ले आए इतना सा, तो इतना अगरबत्ती लगा दिए हैं कि अगल बगल ऑक्सीजन खत्म कर दिए हैं, है ना लोगों को मतलब घुटन होने लगी, इतनी लगा, यहां पर बैन हो जाएगा मामला, समझ पा रहे हैं? हाँ, इतनी अगरबत्ती लगाइए कि महक बनी रहे, आराम से ईश्वर भी खुश रहे, उनके ऊपर आपकी आस्था भी रहे, ठीक है, और ईश्वर भी आपको आशीर्वाद के रूप में हमेशा देखें, ठीक है। लोग भी आपसे कहें कि हाँ, ऐसा नहीं कि लोगों को कोई भी करते, एक अगरबत्ती वाला ही नहीं, कोई भी करे, जैसा ही मन करे, ठीक है। समय समय पर विवाद में आया करता है कि ऐसा करने से लोगों के मूलभूत अधिकारों का हनन हो रहा है, हम रात में सो रहे थे, कोई डीजे बजा रहा है, ये गलत है, सुनते हो ऐसा, है ना? ऐसी चीजें आया करती है समय पर। तो ये क्या है, आप वही तब तक करेंगे जब तक किसी दूसरे को उससे क्षति न पहुंचे, ठीक है। अगला चीज है बंधुत्व, ठीक है। क्या है बंधुत्व? मतलब बंधुत्व की भावना जो हमारी होती है वो किससे होती है? बंधुत्व की भावना क्या है? हाँ बिल्कुल, भाई चारा। ये कैसे आती है? देखो, हम सब कौन है? भारतीय, ठीक है। हमारी नागरिकता कौन है? एक एकल नागरिकता है हमारी। हम सब कौन है? वी आर इंडियन, हम सब भारतीय हैं। ये हमको एक बंधुता में बांध के रखती है, और यही का अगला जो कड़ है वो क्या है? अखंडता। यही हमको अखंड रखती है, यही तो बांधे रखी है हमको। भाई हम मूल निवासी कहाँ के हैं उससे क्या मतलब पड़ता है? उससे मतलब पड़ता है कि हम कौन है? हम भारतीय हैं। यही हमको क्या है? तो अगला शब्द बंधुता। हमको ऐसे कृत्य करने हैं कि हम सब आपस में क्या है? भाईचारा बना रहे। अखंडता, ऐसा करना है कि हम सब आपस में क्या है? एक रहें, हमेशा अखंड रहें। ऐसे क्या करने हैं? हमको प्रयास करने हैं। समझ में आ रही बात? अगला एक मामला आया था, बेरूबारी मामला। कौन सा मामला आया था? बेरूबारी मामला। बेरूबारी मामले में यह मामला आया था 1900। हाँ, तो ये जान लीजिए कितने शब्द थे हमारे प्रस्तावना में, जो हमने एक एक करके सब समझ लिया है। अंत में है कि हम आत्मर्पित करते हैं, अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं। किसको? अपनी संविधान सभा, ठीक है, के द्वारा क्या करते हैं? हम लोग मिलकर इसको अधिनियमित करते हैं, मतलब अधिनियम कानून के रूप में अपने ऊपर लागू करते हैं। आत्मर्पित, आत्मा से स्वीकारते हैं। अंगीकृत, अपने हाथों में इसको उठाते हैं कि हाँ, इसे हम स्वीकार करते हैं। बात वहीं आ रही है। तो इतने शब्द थे, इसको एक एक शब्द आपने अच्छे समझ लिया, ठीक है। तो अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे। एक मामला आया था बेरूबारी। क्या मामला आया था? बेरूबारी, ठीक। और ये बेरूबारी था, बेरूबारी मामला आया था 1960। आप सबको जिसको ना पता हो एक बात और बता दें, ये जो बेरूबारी है ना, बेरूबारी मामला जब आया 1960 में, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना क्या है? इसका अभिन्न अंग नहीं है। किसका अंग नहीं है? संविधान का अभिन्न अंग नहीं है, ठीक। समझ में आ रहा? प्रस्तावना क्या नहीं है? अभिन्न अंग। किसका नहीं है? संविधान का अभिन्न अंग नहीं है प्रस्तावना, ठीक है। एक मामला आया केशवानंद, 1773। ये आई थिंक 24 अप्रैल था ऐसे। 24 अप्रैल 1773 को दो घटनाएं घटी। हमारे एक आ गए सचिन तेंदुलकर जी का जन्म हो गया, और इधर केस आ गया। कौन? केशवानंद। केशवानंद भारतीय केस एक ऐसा है कि आज तक इसके जजमेंट पे चीजें होती रहती हैं, ठीक है। केशवानंद जो केस है वो क्या है? ठीक ठीक, ये 1973 ऐसा कुछ बच्चे बता रहे हैं, ठीक है। 1973 ही था, 1700 हो गया, कोई बात, ठीक। तो 1973 कितने में? 1700 पता नहीं क्यों बार बार आ रहा है। 1773 नहीं है, 1973 है। 1973 24 अप्रैल को यह मामला आया था
केशवानंद मामला इतना बड़ा मामला है, इसमें 13 जजों की बेंच बैठी है। पहली बार ऐसा, अभी तक इतनी बड़ी बेंच कभी नहीं बैठी। 13 जज, इसमें कितने जज बैठे थे? 13 जज बैठे, ठीक। और इसने एक बहुत बड़ा फैसला दिया, आगे चल के हम समझेंगे कि बड़ा मतलब उस समय वो ऐसा दौर चल रहा था कि संसद एक तरफ और न्यायपालिका एक तरफ, जिसको मौका मिल रहा था वो संविधान पे संशोधन, और मतलब जब संसद को मौका मिलता था संविधान संशोधन, और जब न्यायपालिका को मौका मिलता था ये वर्डिक्ट ला ला के, और खूब एक दूसरे में गुत्थम गुत्थी चल रही थी उस समय। वो एक ऐसा दौर था, ठीक है। हालांकि किसी पे चर्चा करेंगे किसी दिन उस पर हम विस्तृत रूप से। आज आप इतना जान लीजिए कि ये 24 अप्रैल 1973 का दिन, और इस समय आ गया हमारा एक केस जिसका नाम है केशवानंद, और ये मामला था बेसिक मूलभूत सिद्धांत लीजिए, मूलभूत अवसंरचना का यह मामला था। इसमें कोर्ट ने एक बात कही कि देखो, प्रस्तावना अभिन्न अंग है किसका? संविधान का। लेकिन एक बात और कही देखो, संसद का नियम है, उसका काम है कि आप संविधान में संशोधन करिए, जब जरूरी आपको लगे नया कानून बनाइए, जब लगे कानून प्रासंगिक नहीं है उसे हटा दीजिए, जब लगे कोई नया कानून उसमें जोड़ना चाहिए आप जोड़ दीजिए। लेकिन काम सिर्फ इतना है कि आपको क्या करना है? संविधान में संशोधन करना है, रीराइटिंग नहीं करना है, पुनर्लेखन नहीं कर देना है, ठीक है। तो इसलिए आप संविधान संशोधन सिर्फ उसमें करेंगे, मतलब ये देखते हुए करेंगे कि उसका बेसिक स्ट्रक्चर ना हिल जाए। क्या ना हिल जाए? मतलब ऐसा कहा कि जो एक महल बनाया है हमारे संविधान बनाने वालों ने संविधान के रूप में, भैया उसका ऊपर आपको पसंद नहीं आ रहा है कोई एक महिला, तो उसका हटा दीजिए। आपको इंटीरियर करवाना है करवा दीजिए, लेकिन उसकी नींव मत हिला दीजिए कि दोबारा महल ना बनवाना पड़ जाए। समझ में आ रही बात? कि दोबारा महल बनवाना पड़ जाए उसका, तो दोबारा महल बनवाना आपको अलाउड नहीं है। समझ पा रहे हैं? ये कहा, किसने कहा? न्यायपालिका ने। एक बात और जोड़ दी कि देखो, लोगों ने कहा कि भैया बता दो बेसिक स्ट्रक्चर क्या क्या है, क्या है मूलभूत अवसंरचना। उसने कहा समय आएगा तब बताते रहेंगे, और आज तक कोई चीज फिक्स नहीं किया है। जब भी मौका मिलता है तो हमारी न्यायपालिका सामने आके कहती है कि भाई ये बेसिक स्ट्रक्चर का मामला है, इसमें आप संविधान संशोधन नहीं कर सकते। ठीक, यह मामला आ गया। और इसने, लेकिन हाँ, सबसे बड़ी बात यह कि इसने क्या मान लिया? इसने मान लिया कि हाँ वो हिस्सा है। किसका हिस्सा है? संविधान का हिस्सा है। क्या? प्रस्तावना। एक और मामला आया, LIC मामला। कौन सा मामला आया? LIC 1995। इसमें फिर न्यायपालिका ने प्रस्तावना को मद्देनजर रखते हुए एक बात और कही, कहा देखो, प्रस्तावना सिर्फ हिस्सा नहीं है, अभिन्न अंग भी है। क्या है? अभिन्न अंग है। इसको अलग करके हम देख ही नहीं सकते। क्यों? ये हमको ये बताता है कि संविधान बनाने वालों के मन के उद्देश्य क्या थे। हमको ये कौन बताता है? प्रस्तावना बताती है। तो ये क्या है? ये अभिन्न अंग है। ठीक है, तो यही बात। तो यही हमारा प्रस्तावना हो गया है खत्म, और इसी के साथ अपनी क्लास आज की हम रोकते हैं, नेक्स्ट डे और शुरू करते हैं।